आजकल के ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर, वो बहुत स्पाइनलेस हो गए हैं। उस अथॉरिटी को वो सोचते हैं कौन ये मर रहा है तो मरने दो, मुख्यमंत्री को नाराज़ कौन करे। मिनिस्ट्री में मंत्री के सामने सेक्रेटरी की बोली नहीं खुलती। नेताओं के एक्सपेक्टेशन कुछ और होते हैं, आपने उनकी बात नहीं मानी तो नेता नाराज़ होने लगते हैं। आप कह रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोशिश की गई, तो क्या अगर उस वक्त में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता तो क्या 92 में जो हुआ वो रुक जाता? नहीं, ये तो गिरेगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये भी गिरेगी, ये बना काशी भी गिरेगा, मथुरा भी गिरेगा, सब कुछ कह के गए थे। रिपोर्ट में ये था कि अडवाणी जी की रथ यात्रा उन्हीं दिनों हुई थी। अब उसमें अडवाणी जी की मतलब एक तरह से आलोचना थी कि उनकी रथ यात्रा से सांप्रदायिक स्थिति में तनाव आया है। पाकिस्तान से जो इनको मदद मिलती थी वो मैंने बंद कर दी। पाकिस्तान से जो ऑक्सीजन मिलता था वो बंद हो गया, और जब ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ तो आतंकवाद की जो आग थी वो धीरे धीरे कम होती गई और बुझ गई। और कुछ मंत्री हमसे नाराज़ थे कि ये अयोध्या में जैसा हम चाहते हैं वैसा ये करने के लिए नहीं राजी हो रहे हैं। कल्याण सिंह ने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने मुझे एकाएक हटाया। ये 84 रॉयट्स में दंगा रोकने के चक्कर में कई जगह कांग्रेसी पिट गए थे। मुख्यमंत्री उन दिनों ऐसा उनका काम करने का तरीका था, और जब उनको बहुत सारी सिफारिश करनी हो या कुछ उल्टे सीधे काम बोलना हो तो रात को 11 बजे बुलाते थे। ऐसे भी अफसर हुए हैं जिन्होंने अपनी पिक कैप उतार कह दी कि सर ये तो आपके पैर के पास है, आप जैसा कहिए वो हुक्म मैं मानूंगा। और जिस दिन हम जनता का विश्वास जीत लेंगे उस दिन रिफॉर्म्स ये नेताओं के बाप लागू करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में यूपीएससी की एंट्री कैसे हुई और आईपीएस की एंट्री किस तरह से हुई? देखिए, मेरा इंटरव्यू तो बहुत पुराने समय का है। आपका सवाल है कि इंटरव्यू कैसा हुआ? नहीं, यूपीएससी की एंट्री कैसे हुई आपके लाइफ में? यूपीएससी की एंट्री हमारी लाइफ में कैसे हुई? देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। 1957 में मैंने वहाँ से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी हिस्ट्री में। अच्छा, इलाहाबाद कुछ शहरों का वातावरण है कंपटीशन ओरिएंटेड। उन दिनों और वर्तमान में भी शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों में ये था कि कंपटीशन में तो बैठना ही बैठना है, और जो लड़के अच्छे पढ़ने में अच्छे थे वो ख़ास तौर से कंपटीशन की तरफ आकर्षित होते थे। ऐसे शुरू में तो मैं बता दूं, मैं जब मैंने मास्टर्स डिग्री कर ली थी तो मुझको यूनिवर्सिटी ने ही, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दे दिया था स्टाफ में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, पर ये पार्ट टाइम अपॉइंटमेंट था। आपको शायद सुनकर हंसी होगी, पार्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह उन दिनों 150 रुपये थी। 150 रुपए? जी, और फुल टाइम की थी 300 रुपये बस। और पूरे महीने निकालने होते थे उसमें? जी हाँ, ये 1959 की बात है। कोई मतलब 300 वाज़ द सैलरी एंड 150 मुझे वो 150 देते थे क्योंकि हाफ पार्ट टाइम था। ऐसे इंडियन पुलिस सर्विस की तनख्वाह भी 350 ही थी। अच्छा। मतलब उस ज़माने में मतलब रुपए की कीमत थी और इतने में काम चल जाता था। तो पहले मैं चूँकि उन्होंने यूनिवर्सिटी में ले लिया था और मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट था, पढ़ाने में इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो मैं शुरू में तो मैंने ये सोचा कि यूनिवर्सिटी में ही अगर लगे रहें तो अच्छा है, शांत ज़िंदगी रहेगी और पढ़ने का मौका मिलेगा काफ़ी। और मैंने ऑफ़र भी किया कि अगर आप मुझे परमानेंट बना दें, तो मैं कॉम्पिटिशन में नहीं बैठूँगा। पर देखिए, जैसा आपको मालूम है यूनिवर्सिटी में हर जगह पॉलिटिक्स है। जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे वो चाहते थे कि प्रकाश सिंह चले जाएँ और उसके बाद वो अपने बेटे को वहाँ भर्ती करा दें। तो उन्होंने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया और ढिलमुल बातें होती रहीं। फिर मैंने कहा भाई, जब आप मुझे नहीं अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं तो फिर मुझे कॉम्पिटिशन में बैठना ही पड़ेगा। तो मैं कॉम्पिटिशन में बैठा था और ईश्वर की दया से 1959 बैच में मेरा मतलब पहली पोज़ीशन थी आईपीएस में। तो इस तरह से मैं कॉम्पिटिशन की तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जैसा कि मैंने कहा, वातावरण ऐसा था कि उन दिनों हर साल आईएएस में करीब सिविल सर्विसेज में 10-15 लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्वालिफ़ाई करते थे, और हिस्ट्री डिपार्टमेंट उन दिनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री था। ऐसे मैथमेटिक्स का भी और इंग्लिश लिटरेचर का भी। इंग्लिश लिटरेचर और मैथमेटिक्स और हिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री। समय एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, और इन दिनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। तो अच्छी रेपुटेशन थी, वहाँ की पढ़ाई का स्तर अच्छा था, वहाँ के लड़कों के क्वालिफ़ाई करने के चांसेस भी अच्छे रहते थे, और मैं भी आ गया उसी तरह। अब आईपीएस में जब पोजीशन अच्छी आ गई तो फिर मैं चला गया माउंट आबू, अपना बस
आईपीएस मैंने ज्वाइन कर लिया। जी, उसके बाद आपने फिर से एग्ज़ाम लिखा था यूपीएससी का, आईपीएस में आने के फिर बाद भी? मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया था पर मैं नहीं हाँ, गया। वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया हाँ, आपने। मैं इंटरव्यू कॉल आया पर मैं गया ही नहीं। मैंने कहा अब आईपीएस में अब आ गए हैं और मुझे अब धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा था पुलिस की ट्रेनिंग वगैरह। फिर मैंने कहा मैं कॉल आई पर मैं गया नहीं। आपको क्या लगता है सर, अब जो एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी सीएससी में आना चाहते हैं, जो आईपीएस बनना चाहते हैं, उन्हें प्रिपरेशन से पहले अपने आप से वो 3 सवाल जो हैं, वो क्या पूछने चाहिए आपके हिसाब से प्रिपरेशन से पहले? देखिए आईपीएस के संदर्भ में ख़ास तौर से आप पूछ रहे हैं। जी, देखिए पहली बात तो पुलिस सर्विस के प्रति झुकाव होना चाहिए और झुकाव केवल इसलिए नहीं कि आपके हाथ में डंडा आ जाएगा, आपके हाथ में सत्ता है और आप मतलब रौब-दाब से काम कर सकते हैं। दूसरी बात फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी है। देखिए पुलिस में मेहनत बहुत है, फ़िज़िकल स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेन दोनों ही बहुत ज़्यादा है और अगर आप शारीरिक दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट नहीं हैं और मानसिक दृष्टि से भी आप मतलब मज़बूत नहीं हैं, तो फिर पुलिस में बड़ी जल्दी आदमी टूट जाता है। ख़ास तौर से अगर मतलब कुछ लोग तो बड़े आराम की पोस्टिंग लेके अपना ज़िंदगी काट भी देते हैं, परंतु सामान्यतः मुश्किल पोस्टिंग्स रहती हैं और तो फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरी बात मैं कहूँगा कुछ देश सेवा का जज़्बा होना चाहिए, क्योंकि पुलिस में रह के मैंने जो देखा, जैसे आप अगर केंद्रीय बल में हैं या पहले स्टेट सर्विस से शुरू करिए, स्टेट सर्विस से भी हैं, अगर आप में थोड़ा-सा जनसेवा की भावना है, तो आप एक मोटिवेशन रहता है कि भाई हम पुलिस के द्वारा जैसे अब किसी की लड़की भाग गई, उसको हमने बरामद कर दिया, किसी का सामान चोरी चला गया, उसको हमने बरामद कर दिया और उसको मिल गया या किसी के साथ और किसी और किस्म का अत्याचार हुआ और हमने मतलब जो अपराधी था उसको पकड़ लिया और उसको न्याय मिला। तो इस तरह से मैं तो इसको एक समाज सेवा का माध्यम मान के मैं चला। और जब केंद्रीय बल में आप रहते हैं, जैसे बीएसएफ में हुए, आईटीबीपी में हुए, एसएसबी में हुए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर इस तरह की भावना है तो मैं समझता हूँ कि आप पुलिस सर्विस में आपको संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा और एक जॉब सैटिस्फैक्शन जो होता है वो मिलेगा। बिल्कुल। सर पुलिस को लेकर आम जनता के बीच में एक धारणा बनी हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप सिस्टम का पार्ट हुए पहली बार, क्योंकि हम सब देखते हैं कि पुलिस के साथ हमारा इंटरैक्शन बहुत कम होता है, हम अमूमन दिन की बात करें तो जब पहली बार आप सिस्टम का पार्ट बने, तो वो एक्सपीरियंस किस तरह से था? देखिए शुरू में जब सिस्टम का पार्ट बने तो ज़रा एडजस्ट करने में दिक्कत तो होती है, क्योंकि बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं। पुलिस की हार्शनेस, पुलिस का मतलब जनता के प्रति जो व्यवहार है बहुत मीठा नहीं रहता, मतलब कड़ाई से बोले या कुछ अत्याचार कर दिया या कुछ हिंसा का प्रयोग किया, बल प्रयोग या हिंसा योग कहिए बल प्रयोग किया काम करने के दौरान। जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत नहीं होती वो मैं बाद में बताऊँगा। ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि आप जिन एलिमेंट्स से डील करते हैं बड़े क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, बड़े हार्डन्ड एलिमेंट्स होते हैं। कभी-कभी उनको हैंडल करने में सख्ती की ज़रूरत होती है। मैं हिंसा की बात तो नहीं करूँगा, पर सख्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि मुझे शुरू में तो ये लगा कि कहाँ कैसी नौकरी में मैं आ गया हूँ और इसमें कैसे एडजस्ट करूँगा। पर धीरे-धीरे मैंने देखा कि इसको हर आदमी और ख़ास तौर से जब आप आईपीएस ऑफ़िसर हैं, लीडरशिप रोल है आपका। शुरू में तो मुझे ज़रा सा अटपटा लगा, पर जैसे-जैसे मैं जैसे ज़िले का अधीक्षक बना या उसके बाद डीआईजी बना, तो मुझे ये लगा कि जैसे अब ज़िले का मैं सुपरिटेंडेंट पुलिस हूँ। अब ज़िले की आबादी मान लीजिए 15 लाख है, 16 लाख है। आपकी फ़ोर्स भी होगी उसमें 4-5 हज़ार की फ़ोर्स तो होगी ही आपके पास। तो मेरे ध्यान में आया कि इन 4-5 हज़ार आदमियों को मैं अगर मोटिवेट कर सकूं सही काम करने के लिए और उनमें एक जनसेवा की भावना को डाल सकूं और ये 15-16 लाख की आबादी के लोग अगर उनको ये लगे कि भाई ये जो पुलिस अधीक्षक आया है इसके समय में हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज़्ज़त पहले से ज़्यादा अच्छी सुरक्षित है और अब हम पुलिस के थाने में भी जाएँ तो हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है। पुलिस के कर्मी भी हमारी बात सुनते हैं और उस पे कार्रवाई करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। अगर हम ये छोटे से एक ज़िले में भी कर लें, तो एक बहुत बड़ा काम है
और फिर जैसे-जैसे मैं ऊपर होता गया मैंने कहा नहीं अब तो मेरा दायरा और बढ़ गया है। अगर हम अब 16 लाख के बजाय अगर जैसे मेरे पास डीआईजी बरेली था 6 ज़िले थे। अब एक करीब 1.5 लाख की आबादी थी सब ज़िलों को मिला के। अगर इसमें इसमें हम कुछ सुधार कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। जब डीजीपी मैं बना तो मैंने कहा देखो मैंने अपने आप को संबोधित करते हुए कहा प्रकाश देखो तुम डायरेक्टर जनरल पुलिस यूपी बन गए हो। उस समय आबादी करीब 14 करोड़ थी यूपी की। अभी 14 करोड़ जनता इसका पुलिस के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है? पुलिस के प्रति इनमें विश्वास है या विश्वास नहीं होता है? या पुलिस के काम से ये संतुष्ट होते हैं? ये तुम्हारी लीडरशिप पे निर्भर करता है। तो अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अब तुम अपना सब पर्सनल कम्फ़र्ट, पर्सनल सारी चीज़ें भूल जाओ। बस दिन-रात लगे रहो और इसमें इस बात में लगे रहो कि पुलिस का जो आदमी है, कहीं भी हो, देहरादून में हो, देहरादून उस समय यूपी का ही पार्ट था, उत्तराखंड, यूपी सब एक था। चाहे वो देहरादून में हो या ललितपुर में हो, झांसी में हो, कहीं भी हो, हर जगह का पुलिस अधिकारी को ये लगना चाहिए कि हमारे डीजीपी साहब हमसे काम ऐसा चाहते हैं। एक बात और अगर हमने गलत काम किया, हमारे खिलाफ शिकायत अगर उनके पास गई तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं दंडित होके रहूँगा। तो मैंने इस भावना से काम किया और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं बहुत हद तक सफल रहा। बहुत से अधिकारी जो ऐसे थे जिनकी पहले से कुख्याति थी कि भाई ये तो बड़े मतलब कहीं कोई टॉर्चर करता है, कोई पैसे लेता है। तो मैंने मेरी पहली मुलाकात में उनसे कह दिया जब वो मुझसे मिलने आए कि देखो तुमने जो किया सो किया। मैं गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ूँगा, पर एक बात समझ लो अगर मेरे कार्यकाल में तुमने गलत काम किया तो मैं तुम्हें उल्टा टाँग दूँगा। कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये मेरी शोहरत थी कि अगर मैं जिसको दंड दूँगा, फिर उसको होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं बचा पाता था। एक मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अगर दखल दें तो बच जाएगा, वरना मंत्री की बात भी मैं नहीं सुनता था। आपने किताब में काफ़ी कुछ लिखा भी जी। है इसके बारे में। जी। तो मेरी ख्याति यही थी कि अगर इन्होंने किसी को बचा लिया तो वो बच जाएगा, इन्होंने किसी को दंड दिया तो वो दंडित होके रहेगा। तो ये बात रही तो पुलिस के वर्किंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था और एक एक आर्टिकल निकली थी हिंदी डेली में। एक लेखक थे राजनाथ सिंह, उन्होंने लेख लिखा था कि और उसकी हेडिंग यही थी कि उत्तर प्रदेश में प्रकाश की नई किरण। मेरे नाम को उन्होंने खेलते हुए लिखा कि मतलब अब आज जनजीवन में एक पुलिस के प्रति विश्वास है और पुलिस की लीडरशिप में विश्वास है कि ये सही अगर इनके पास बात पहुंच गई तो फिर सही काम ही होगा और उसमें फिर कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता। तो इस तरह की भावना जो रही तो इससे मुझे एक तो संतोष मिला और मैंने कहा ना शुरू में तो अटपटा लगा पर धीरे-धीरे ये लगा कि नहीं ये जनसेवा का बहुत सशक्त माध्यम है और इसमें रह के काम करना चाहिए। हालाँकि जनसेवा की भावना से काम करने में फिर आपका टकराव भी बहुत होता है। क्योंकि नेताओं के एक्सपेक्टेशन कुछ और होते हैं। आपने उनकी बात नहीं मानी तो नेता नाराज़ होने लगते हैं कॉन्फ्लिक्ट और ऑफ फिर वो इंटरेस्ट कहीं आ न जाता कहीं है। वो आपको टंगड़ी मारते हैं वो। और ऐसा हुआ भी मेरठ में मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा। फिर डीजीपी यूपी के रूप में भी मुझे बड़ी बेइज़्ज़ती की गई। किताब में अगर आपने पढ़ा है तो जी। इंडिया टुडे ने उस समय लिखा था कि डीजीपी प्रकाश सिंह के साथ जैसा सरकार ने व्यवहार किया है दैट इज़ द अल्टीमेट इन ह्यूमिलिएशन। क्या हुआ था उस वक़्त हुआ में? ये था कि मतलब मेरी सरकार से 1 साल तक तो बहुत अच्छा चला, पर धीरे-धीरे राजनीति से नेताओं से और होम डिपार्टमेंट दोनों से टकराव होने लगा। कौन से साल की बात रही अ, वो? ए कौन से साल की बात रही है ये? ये बात हुई देखिए 1990 की बात है। टकराव इस मायने में होने लगा जैसे होम डिपार्टमेंट है। अब होम डिपार्टमेंट अक्सर ऑर्डर्स इश्यू करता है, ये हर राज्य का है। जो किस कारण से होता है, बाबू लोग बैठे हैं, बाबू लोगों ने ऑर्डर इश्यू कर दिया। अब पुलिस से आप तो या तो बात करके और हमसे वार्ता करके ऑर्डर इश्यू करिए तब तो ठीक है। अब बैठे-बैठे आपने ऑर्डर इश्यू कर दिया। मुझको लगा कि ये ऑर्डर गलत है किस और बारे में था वो ऑर्डर? ऑर्डर किसी अच्छे आदमी के ट्रांसफ़र के लिए हो या कोई नई ऐसी स्कीम दिए जो मतलब जिसमें पुलिस का ध्यान अनावश्यक रूप से बटेगा और उसमें जनहित नहीं होगा। तो ऐसे ऑर्डर्स को मैं क्या करता था कि ऑर्डर आया, अब मैंने ऑर्डर को लेके फ़ाइल लेके कमरे में एक अलमारी थी उसके ऊपर रख देता था। ठीक है, ऑर्डर को हमने कंप्लाई नहीं किया
क्योंकि ऑर्डर जो होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया वो फिर मेरे अप्रूवल के बाद फिर हर ज़िले में जाता था। तो मैंने कहा नहीं इसको नहीं। जब 5-6 फाइल इकट्ठी हो जाती थी तो मैं मुख्यमंत्री के पास जाता था एक दिन। मुख्यमंत्री उन दिनों ऐसा उनका काम करने का तरीका था, ऐसे तो फ़ोन से बात हो जाती थी, पर जब उनको बहुत सारी सिफ़ारिश करनी हो या कुछ उल्टे-सीधे काम बोलना हो, तो रात को 11 बजे बुलाते थे कि भई कल्याण अभी सिंह जी की बात कर रहे हैं। कल्याण कल्याण सिंह सिंह के की बात कर रहे 11 बजे बुलाते थे कि 11 बजे आइए, उस समय तक जनता-वंता सब कुछ नहीं रहेगा, बस हम और आप रहेंगे और हम लोग बात करेंगे। वो 11 बजे वाली मीटिंग कभी 12 बजे ख़त्म होती थी, कभी 1 बजे ख़त्म होती थी। तो उसमें वो अपनी पहले तो अपनी बातें करते थे, जो ऐसी सिफ़ारिशें हैं जो उनके पास आई हों, अब उसमें हमारी उनकी बहस होती थी। अब ऐसा है कि मुख्यमंत्री की बातें कुछ हद तक एकोमोडेट करना पड़ता था, तो जो मैं समझता था कि एकोमोडेट करने लायक है, वो मैं हाँ कर देता था और जो बाकी में मैं उनको पर्सुएड करता था कि नहीं सर ये गलत होगा। और कभी-कभी वो अक्सर मान भी जाते थे। जब उनकी बात खत्म हो जाती फिर मैंने कहा सर मुझे भी कुछ बातें करनी हैं। ये ऑर्डर होम डिपार्टमेंट का आया है, ये इसमें ये लिखा है और मैं ये समझता हूँ कि ये इन कारणों से गलत है। ए, बी, सी, डी, क, ख, ग, घ मैं उनको अपना आर्गुमेंट देता था। तो उसको वो जब समझ लेते थे तो कह देते थे, अगर वो ज़्यादातर मुझसे सहमत हो जाते थे क्योंकि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा कभी नहीं था और सब चीज़ को मैं सिद्धांत पे ही तराजू में तौलता था। तो अगर वो ज़्यादातर वो मुझसे सहमत हो जाते थे, कहते थे इसमें आप होम डिपार्टमेंट को लिख के भेज दीजिए कि आपके मुख्यमंत्री महोदय से बात हो गई है और इन कारणों से आपको आपत्ति है और इसलिए इस आदेश को वापस लिया जाए। तो होम डिपार्टमेंट ने ये देखा कि भाई अजीब, ये डीजी है, ये तो पहले हुक्म का पालन नहीं करता, उसके बाद उसको उलट के भी भेज देता है कि नहीं इसको वापस लिया जाए। इस तरह के कई दृष्टांत हुए तो उसमें फिर होम डिपार्टमेंट ने ये देखा कि भाई दिस डीजी इज़ मच टू पावरफुल और इसको कोई मौका होगा तो इसको हटाया जाएगा। वो नाराज़ हो गए, फिर हमसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर नाराज़ हो गए। वो नाराज़ इसलिए हो गए कि एक गोपनीय रिपोर्ट थी जो सारे एसपीज़ के सामने पेश की गई थी। उस रिपोर्ट पे हमको मुख्यमंत्री मुझसे नाराज़ हुए थे। किस बारे में थी वो रिपोर्ट? वो निर उस रिपोर्ट में ये था कि अडवाणी जी की रथ यात्रा उन्हीं दिनों हुई थी। तो मैंने ये लिखा था कि उस रिपोर्ट में मैंने नहीं लिखा था, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से बन के आई थी और एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का मुखिया भी एक आईजी था। तो अब वो उनकी आईजी की रिपोर्ट आई थी, वो आईजी की रिपोर्ट को मैंने उन कागज़ों में शामिल कर दिया था, जो मुख्यमंत्री के सामने रखे गए थे। अब उसमें अडवाणी जी की मतलब एक तरह से आलोचना थी कि उनकी रथ यात्रा से सांप्रदायिक स्थिति में तनाव आया है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। मैं समझता था, मैंने नहीं लिखा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी, मैंने उसको एंडोर्स करके फाइल में लगा दिया था। तो उस पे वो नाराज़ हुए कि आप लोग ऐसे क्यों कहते हैं और मतलब अडवाणी जी तो उनके नेता थे ही। अब मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सर मतलब ये तो इंटेलिजेंस का असेसमेंट है जो मैं समझता हूँ कि आपको जानना चाहिए। खैर वो नाराज़ हुए। अच्छा वो मुख्यमंत्री सबके सामने मुझको नाराज़ हुए तो थोड़ा मेरी भी सम्मान में कमी हुई। पर खैर मैंने उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ली। मैंने ये नहीं टाला कि नहीं इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ बल्कि जहाँ से फलाँ-फलाँ रिपोर्ट बनकर आई अधिकारी है हैं वो है। जिन्होंने जी। इसको बनाया है। ज़िम्मेदारी मैंने ले ली कि ठीक है, हम लोगों का ये असेसमेंट है। अब उस रिपोर्ट को प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ने प्रेस को दे दिया कि ये घटना हुई और ये इन लोगों ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा था। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट के कंटेंट्स अखबार में छप गए। अब मैं बहुत नाराज़ हुआ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जो नाराज़ हुए तो हुए, पर हमारी रिपोर्ट ये क्यों प्रेस में गई? मैंने उस पे कहा कि हज़रतगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए ऑफ़िशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत। अच्छा, सबको मालूम था किसने लीक किया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू, क्योंकि वो भी तके हुए थे कि इनको किसी तरह से गिराया जाए। अब उनको ये डर हो गया कि ये डीजी का कोई ठिकाना नहीं, ये कल को हम ही को गिरफ्तार कर ले। मतलब इस तरह की दहशत थी सेक्रेटेरिएट में कि प्रकाश सिंह कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके पहले फिर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी दोनों गए कल्याण सिंह के पास कि साहब ये डीजी बहुत खरदिमाग है, ये किसी की नहीं सुनता है और ये कल को हम लोग को गिरफ्तार कर लेगा, हम में से मतलब गिरफ्तार कर लेगा और इसको सब हटाना बहुत ज़रूरी है। कुछ और भी कारण थे, अयोध्या को लेकर कुछ कारण थे। कुछ मंत्री हमसे नाराज़ थे कि ये अयोध्या में जैसा हम चाहते हैं वैसा ये करने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हैं। तो सारी बातों से मिल के लोग हमसे नाराज़ हुए और फिर कल्याण सिंह ने कहा कि ठीक है, हमारे मंत्री भी नाराज़ हैं, हमारे दोनों सेक्रेटरी भी नाराज़ हैं। तो उन्होंने मुझे एकाएक हटाया। मतलब हटाने का तरीका बड़ा भोंडा था। मुझे बुलाया गया 11 बजे, आपकी मुख्यमंत्री ने बुलाया है। मैं गया वहाँ पे, तो
पहले से ही उन्होंने उनको भी बैठा रखा था जिनको सक्सीड करना था मुझे लिफ़ाफ़ा पकड़ाया गया। ख़ैर मैं तनातनी चल ही रही थी। मैं लिफ़ाफ़ा देख के ही मैं समझ गया कि अभी मैंने खोला भी नहीं था, मैं समझ गया अंदर क्या है। मैंने देखा उसको खोल के, मैंने कहा सर मैं अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे प्रदेश की सेवा करने का करीब पौने 2 साल का मौका दिया। परंतु अब मैं आईपीएस में नौकरी नहीं करूँगा और मैं अपना इस्तीफ़ा भेज दूँगा। मैं आज से छुट्टी की दरख़्वास्त दे रहा हूँ और इन ड्यू कोर्स मैं अपना रेज़िग्नेशन लेटर भेज दूँगा। मैंने कहा कि अब आईपीएस की नौकरी ख़त्म। मुझे ये लगा कि इतनी मेहनत से काम करने के बाद, और आपको बता दें उन दिनों माफ़िया का वर्चस्व था उत्तर प्रदेश में। उन दिनों माफ़िया के विर पहली बार उत्तर प्रदेश में माफ़िया के विरुद्ध जो अभियान चला था, मेरे नेतृत्व में चला था। और आज के अभियान और उन दिनों के अभियान में फ़र्क ये था कि उन दिनों का अभियान मेरे इनिशिएटिव पे चला था, आज का अभियान योगी जी के अभियान, मतलब मुख्यमंत्री और डीजीपी ये। और वो पहला मौका था कि माफ़िया, और इतनी सख्ती हुई थी माफ़िया के विरुद्ध कि या तो माफ़िया सब जेल के अंदर थे, या जो जेल के अंदर नहीं थे वो स्टेट छोड़ के भाग गए थे या अंडरग्राउंड थे, मालूम नहीं था कि ये कहाँ पे हैं। डीपी यादव की ये हालत थी कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले भाग रहे थे कि कब पुलिस इनको पकड़ लेगी, और उनको डर था कहीं मार न दे। फिर सरेंडर कर दिया उन्होंने इसी वजह तो से। उन्होंने ये सोचा कि भई हम लोग, उनके हितैषियों ने कहा कि देखो कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है पुलिस तुमको मार दे, तुम जेल के अंदर चले जाओ। जेल के अंदर तुम्हारी जान बची रहेगी, फिर बाद में जब हो सके तो। उनके खिलाफ कई अपराध दर्ज थे, तो सुल्तानपुर में उन्होंने जाकर सरेंडर किया कि साहब हम इस मुकदमे में, इन मुकदमों में हम वांछित हैं, हमको जेल के अंदर भेजा जाए। तो जेल के अंदर भेजे गए तो उनकी जान बची थी। तो माफ़िया में बड़ी दहशत थी। तो माफ़िया के विरुद्ध जो अभियान चला वो बड़ा सफल हुआ। तराई में आतंकवाद 1 साल के अंदर हमने ख़त्म किया, और लोग समझते हैं कि 1 साल के अंदर ख़त्म हुआ तो बड़ा आसान था। आसान बिल्कुल नहीं था। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर पंजाब का आतंकवाद ऑन अ स्केल ऑफ 10 9 था, तो ये भी करीब 5-6 के बराबर था। और एक-एक घटना में, अगर आप उस किताब पढ़िए, एक ही घटना में आतंकवादी 20-20 आदमियों को मार रहे थे तराई में। जैसे अखबार में निकलता था, तराई खून से लाल, इस तरह की हेडिंग निकलती थी उन दिनों के अखबारों में। तो इस आतंकवाद को साल भर के अंदर मैंने ख़त्म किया था। और हमारे आतंकवाद को ख़त्म करने की विशेषता ये थी, पंजाब में भी आतंकवाद ख़त्म हुआ और वहाँ भी मैं था, वहाँ भी मेरा योगदान था। वहाँ मेरा योगदान था कि पाकिस्तान से जो इनको मदद मिलती थी वो मैंने बंद कर दी। मतलब आतंकवाद की भाषा में कहते हैं पाकिस्तान से जो ऑक्सीजन मिलता था वो बंद हो गया, और जब ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ तो आतंकवाद की जो आग थी वो धीरे-धीरे कम होती गई और बुझ गई। उस टाइम वो नेटवर्क उस तरह से काम कर रहा था वहाँ से हाँ। पूरा। नहीं, हमने फिर हमारा ही प्रपोज़ल था फेंसिंग का, बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग हमारी स्कीम थी जी। और हम ही ने लगाया। तो ख़ैर परंतु पंजाब में जातियाँ बहुत हुई थी। जाति बहुत हुई थी और अवैधानिक काम भी बहुत हुए थे। यहाँ तराई में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑल ऑपरेशंस वर क्लीन ऑपरेशंस, और हम लोगों ने साल भर के अंदर उसे ख़त्म कर दिया था। जाति बहुत सारी होती थी, एनकाउंटर्स वगैरह जो होते थे उनमें बड़ी जाति थी। अब ज़्यादा कहना भी उचित नहीं होगा रिकॉर्ड पे, पर ये है कि कुछ जातियाँ हुई थी। और पंजाब में आतंकवाद ख़त्म जब हो गया था तो ह्यूमन राइट्स के करीब 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे पुलिस के ऊपर। पुलिसकर्मियों के खिलाफ। यहाँ कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। पीपल वेर हैप्पी कि ये सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने जनता का विश्वास जीत के काम किया है। तो जनता हमारी तरफ जब आ गई तो आतंकवादियों को ख़त्म करना आसान रहा। तो एक तरफ तो ये सब काम हुआ, इतना सब मैंने काम किया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस दिन हमें निकाला गया उसके ठीक 3 दिन पहले हज़रत महल पार्क है एक लखनऊ में, जी। वहाँ पे मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश में शांति व्यवस्था में सुधार पे भाषण दिया कि हमने लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव किया, माफिया को ध्वस्त किया। और जो वो कहते थे कि कुछ था उनका एक तकिया कलाम था कि हाँ, दंगा रहित प्रदेश, कुछ इस तरह करके था, दंगा रहित प्रदेश हमने यहाँ बनाया है। तो मैंने 3 दिन पहले, तो आप पुलिस की तारीफ़ कर रहे हैं, अरे ये सब किसने किया? पुलिस ने ही तो किया। और आज आप पुलिस के जो मुखिया हैं उनको आप निकाल रहे हैं। तो पुलिस, कई अखबार वालों ने कहा 3 दिन पहले तो आपने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी तारीफ़ की थी और आज आप उसके मुखिया को निकाल रहे हैं। तो खैर अब वो नेता अपना दाहिने बाएँ करके जवाब दे दिया। तो फिर मैंने कहा कि जब इतना काम करने पे मुझे निकाला जा रहा है तो मैंने कह दिया कि मैं आईपीएस से नौकरी नहीं करूँगा, और मैं घर चला गया। और
3 महीने से थोड़ा ऊपर मैं एकदम बस घर में ही रहा, कहीं बाहर गया भी नहीं। अपने आप को सेल्फ इम्पोज़्ड कहिए हाउस अरेस्ट में रखा अपने। पर उस ईश्वर टाइम पे किसी तरह का कॉन्टैक्ट करने की किसी ने कोशिश की कि आप वापस से आ जाइए सिस्टम नहीं, में? वो को उसका सवाल ही नहीं उठता था। हुआ क्या उसके बाद बाबरी मस्जिद इसी बीच में गिर गई। हुँ। बाबरी मस्जिद जब गिर गई तो मैं तो अपने घर में ही था। मुझे कुछ पता नहीं, शाम को किसी ने फ़ोन किया कि सर आपने टीवी देखा? मैं जल्दी से टीवी खोला तो मालूम हुआ तो गिर गई। और जब बाबरी मस्जिद गिर गई उसके बाद प्रदेश भर में दंगे होने लगे। यहाँ प्रेसिडेंस रूल लग गया, ये सरकार डिसमिस हो गई। फिर केंद्र सरकार को ये चिंता थी कि भाई ये लॉ ज़रा इतने दंगे हो रहे हैं, कोई आदमी आवे जो इसको कंट्रोल करे। तो केंद्र सरकार ने फिर से मुझे डीजीपी बना दिया। उस टाइम तक आपने अपना रेज़िग्नेशन नहीं दिया था? रेज़िग्नेशन अभी नहीं दिया अभी था। छुट्टी पर थे आप? मैं छुट्टी पे ही चल रहा था। जी। तब तक ये आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए केंद्र ने फिर से मुझे बना दिया कि भाई ये ही हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग डीजी, ये अपना कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह रहा ये सब मामला ये जो रहा। जो आपने कहा ना क्यों राज्य सरकार ने आपको निकाला, तो इस तरह से निकाला। अब निकालने के बड़े इंटरप्रिटेशंस भी हैं। एक हमारे नीचे ही काम करता था, विनोद कुमार सिंह नाम था, बड़ा पूजा पाठ वाला आदमी था, दिन भर पूजा पाठ करता था। उसने कहा सर आप निकाले नहीं गए थे, आपको ईश्वर ने हटवा दिया था, इसलिए कि भगवान ये नहीं चाहते थे कि आपको बाबरी मस्जिद गिरने का अपयश मिले, और मस्जिद तो गिरनी थी। अब हमने कहा चाहे वो सच हो गलत हो भगवान जाने, ये तो बहरहाल सेकेंड इनिंग्स एज डीजीपी यूपी। उस दौर में बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे यूपी, तो ऐसा पहले से ही माहौल बन गया था, सारी चीज़ें हो रही थी? माहौल तो बहुत गर्म था ही, माहौल बहुत गर्म था ही, राजनीतिक दृष्टि से गर्म था, और अयोध्या में भी सरगर्मी बढ़ रही थी। मेरे लिए भी बड़ा धर्म संकट हो गया था। एक स्टेज ये आई थी जब सेंटर ने कहा, सेंटर में जो एक वीके जैन थे, यूपी के ही अफसर थे, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा प्रकाश देखो आजकल ऐसा है, हम लोग स्टेट में किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी से फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते, होम सेक्रेटरी से फ़ोन करते हैं तो वो मतलब वो भी किसी बात का जवाब ही नहीं देते हैं या फ़ोन रिसीव ही नहीं करते। यू आर आवर ओनली लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। बट ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा वो रहे थे? इसलिए कि केंद्र सरकार चाहती थी कि इन लोगों मतलब राज्य सरकार जो मतलब अयोध्या के आसपास जो कुछ तैयारी हो रही थी या सरगर्मी बढ़ रही थी उसको रोके। उसके बारे में केंद्र सरकार को चिंता थी कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, और ये लोग मतलब अपने प्लान के मुताबिक चल रहे थे कि मतलब ऐसा होगा। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स अब उसमें पढ़ना नहीं चाहते थे कि अब हम कैसे कहें कि हम वी आर हेल्पलेस। तो उस समय मैं डीजी था, बस मुझको जो फ़ोन आता था मैं सुनता था। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई इसको जैसे तैसे हमारी सिक्योरिटी स्कीम को लागू करो और इसको कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको अपहोल्ड करो। तो मेरे लिए भी बड़ा धर्म संकट था। धर्म संकट इस मायने में था कि देखिए दिल से तो मैं भी चाहता था कि राम मंदिर बने, कौन नहीं चाहेगा। परंतु मैं ये भी जानता था कि भाई जब तक मैंने वर्दी पहन रखी है, जब तक मुझे डीजीपी की कुर्सी पे बैठा हूँ, तब तक मुझे जो भी कानूनी आदेश मिलता है मुझे उसको लागू करना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ताकि लॉ किसी एंड को ऑर्डर भी मेंटेन नुकसान करना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि वहाँ स्टेटस को बना रहे। जी। स्टेटस को बना रहे मानी वहाँ पे कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना ना हो। तो ये सब बातें हो रही थी, और फिर बाद में प्रेसिडेंस रूल पर वो लागू नहीं कर पाया। मेरे ख्याल में सेंटर भी चिकन्ड आउट या जो भी हो, और पर इन लोगों को मालूम हो गया कि नहीं, तो सेंटर वाज डायरेक्टली इन टच विद प्रकाश सिंह। ये सब बातों से अब मेरे लिए धर्म, मैं कैसे सेंटर से कैसे कहूँ कि मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता। और आई वाज टोर्न बिटवीन माय लॉयल्टी टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड माय लॉयल्टी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस। मैंने कोई गलत काम कभी नहीं किया, जो काम वैधानिक था वही काम करता रहा, पर अब उस धर्म संकट में मेरी स्थिति ज़रा अस्थिर हो गई और मुझे हटाया गया। आप कह रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोशिश की गई, तो क्या अगर उस वक्त में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता तो क्या 92 में जो हुआ वो रुक जाता? ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कहा नहीं जा सकता। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके टेन्योर में काफ़ी कुछ आपने देखा, जैसे 84 के राइट्स के टाइम भी आप फील्ड पर ही रहे थे। उस टाइम 84 में जब सिख राइट्स हो रहे उस थे, समय भी मेरे लिए बड़ा मतलब बड़ी विचित्र स्थिति थी। 84 राइट्स में
जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ ये आप सभी को मालूम है और दिल्ली की ही प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश में भी कई जगह छिटपुट दंगे हो रहे थे। कानपुर में तो बहुत कुछ हो गया था, काफ़ी यहाँ भी एंटी सिख एजिटेशन हुआ था। तो मैं उस समय डीआईजी आगरा था और आगरा उस समय जो ये दिल्ली जाने का रास्ता था, वो यही था कि दिल्ली से ये कानपुर होते हुए, आगरा होते हुए ये दिल्ली यही यही सड़क चलती थी ग्रैंड ट्रंक रोड। तो अब समस्या हमारे हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में भी समस्या हो सकती थी। मैं डीआईजी रेंज था। तो मैंने देखा पता नहीं एसपी साहबान पता नहीं क्या ढुलमुल नीति अपनाए। हमने कहा एसपी साहबान को नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक आदेश भेजा और ऐसा आदेश भेजा जो हर थाने तक पहुँच जाए। और मैंने उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर सिखों के खिलाफ कोई अत्याचार होता है, उनके खिलाफ होता है, तो आप उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे और कहीं अगर गफलत पाई की जाएगी तो मैं उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करूँगा। उस वजह से भी उस टाइम में सरकार से कुछ तो नाराज़गी आपके सरकार प्रति से हुई थी? नाराज़गी हुई, तो उस दौरान ऐसा हुआ कि सिख तो बच गए और कानपुर और दिल्ली के बीच में आगरा वाज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर सिख्स। वहाँ कम मैं समझता हूँ 700-800 या 1000 के आस-पास होगा। ये आगरा के सबर्ब्स में गुरुद्वारा था, सारी ट्रकें वहीं आके रुकी थीं और हमने उनको पुलिस प्रोटेक्शन में रोक रखा था और जब दंगे ख़त्म हो गए थे, फिर पुलिस प्रोटेक्शन में उनको पंजाब तक पहुँचाया था। अब सरकार जो थी अब दंगा रोकने के चक्कर में कई जगह कांग्रेसी पिट गए थे। जहाँ वो एक जगह मथुरा में गुरुद्वारा में जलाने जा रहे थे, वहाँ एक बड़ा दबंग इंस्पेक्टर था, उसको फिर बाद में मैंने गैलेंट्री मेडल दिया और कुछ सिख जो थे उसमें शायद जिंदा जल जाते, वो सब घटनाएँ हुई। तो सिख कांग्रेसी जगह-जगह पिटे आगरा रेंज में, तो फिर सरकार कांग्रेस की ही थी यूपी में। उन लोगों ने एक कमेटी बनाई कि जो कांग्रेसियों पे जो अत्याचार हुआ है आगरा रेंज में, इसकी जाँच के लिए। उसमें एक मिनिस्टर और कुछ और लोग आए थे, उन्होंने जाँच की थी और जाँच में उन्होंने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दी, कि डीआईजी आगरा की वजह से ऐसा हुआ है, इन्होंने ऐसा आदेश दिया था और आदेश मैंने दिया था, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं थी। पर मेरे भाग्य से उस समय डीजीपी यूपी थे जयंत चतुर्वेदी, जो बाद में दिल्ली में कमिश्नर भी हो गए थे। वो भी बड़े दबंग अफ़सर थे और मुझको बहुत मानते थे। वो जानते थे कि प्रकाश जो काम करेगा सही करेगा। तो उनके खिलाफ जब मेरे खिलाफ रिपोर्ट गई तो उन्होंने बड़ा फ़र्म स्टैंड लिया कि उन्होंने जो कुछ किया है वो लॉ एंड ऑर्डर को एनफ़ोर्स करने के लिए किया है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उनके फ़र्म स्टैंड के कारण मैं बच गया, वरना कमिटी की रिपोर्ट मेरे विपरीत थी और ये था कि इनकी वजह से कांग्रेसी पिटे हैं और इन्होंने कांग्रेसियों पे बल प्रयोग किया, अत्याचार किया। जी। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो आजकल के ऑफ़िसर्स हैं, आईएएस ऑफ़िसर, वो बहुत स्पाइनलेस हो गए हैं। एक इंटरव्यू में आपने कहा, अभी आप ऑफ़िसर्स की बातें कर रहे हैं, उस वक़्त में काफ़ी जो अच्छे ऑफ़िसर्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा डिफ़रेंस देखने को मिला है? स्पाइनलेस तो नहीं, मैंने शायद ये कहा कि स्पाइन अब कमज़ोर हो गई है और पहले फिर भी स्पाइन थी। अब जैसे मेरे सस्पेंशन की बात जब मेरठ में उठी थी, तो अगर चाहते तो मतलब डीजीपी ने तो कोई विरोध नहीं किया, पर चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने जाके मुख्यमंत्री से कहा कि देखिए इनको हम सस्पेंड तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध कुछ गलती साबित ना हो जाए। ये कानून में यही लिखा है किताबों में कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें अगर कुछ गलती पाई जाती है तब उसके आधार पर उनको सस्पेंड किया जाए और फिर उसके बाद डिटेल जांच हो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन में। तो उन्होंने कहा नहीं सर, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी पड़ेगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक डीआईजी एंटी करप्शन को दी गई थी। उन्होंने वो एंटी आए थे, उन्होंने जांच की और राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था ये जांच 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो जाए। 1 हफ्ते बहुत कम समय होता है किसी एंटी करप्शन जांच के लिए, पर वो बेचारे ने भाग-दौड़ करके 1 हफ्ते में जांच पूरी कर दी और कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट एकदम 100% गलत है और इसमें कोई भी तथ्य सही नहीं है। उसमें आरोप लगाए गए थे ये पैसा लेते हैं और किसी फलाने औरत से इनके नाजायज़ संबंध है। उस औरत को ना मैंने देखा था, ना उसने मुझे देखा था। उन्होंने जब उससे हुलिया पूछा तो एकदम उल्टा-सीधा हुलिया उसने बता दिया कि वो तो बहुत लंबे हैं, बड़े तगड़े हैं और बड़ी-बड़ी मूँछ है उनके। मैंने कहा तो समझ गए कि इसको ट्यूटर्ड औरत उनको मिल गई थी। तो उन्होंने रिपोर्ट दे दी, तो इन लोगों ने जाके कहा कि साहब इसका तो इनके खिलाफ कोई जांच में तो कोई तथ्य आया नहीं है। अब वो लोग पेशोपेश में थे कि चौधरी साहब की होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात मानी जाए, चीफ मिनिस्टर की बात मानी जाए,
या सस्पेंड किया जाए। तब तक ईश्वर की दया से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा एक ऑस्ट्रेलियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में कोर्स में नॉमिनेशन था, वो आ गया। अच्छा, सरकार में अक्सर लेफ्ट हैंड डज़ नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज़ डूइंग। एक विभाग इधर भेज रहा है दंड की कार्रवाई कर रहा है, एक विभाग हमें डेपुटेशन भेज रहा है। वो मेरे कोर्स में डेप्यूट किया गया। मैं अपना बोरिया बस्तर बाँधा, मैं चुपचाप चला गया। 4 महीने के लिए बाहर रहा, तो ये तब तक ये मामला ठंडा हो गया। तो तो मतलब स्पाइन की बात ये है कि चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने मुझे बचा लिया, पुलिस विभाग ने नहीं बचाया। और आज के अफ़सर होते तो कहते कौन कौन झंझट में पड़े, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं सस्पेंड करने को तो सस्पेंड कर दो। तो आज के अधिकारियों में पता नहीं, अब बहुत सारे गलत आदेश दिए जाते हैं, उनका पालन हो जाता है। ये क्यों पालन हो जाता है भाई? आदेश तो आपको दिमाग है और आप ऑल इंडिया सर्विस के इम्तिहान से पास हुए हैं, आपको मालूम है व्हाट आर द रूल्स ऑफ सस्पेंशन। इफ दोज रूल्स आर नॉट कंप्लाइड विद, व्हाई शुड यू सस्पेंड समबडी एल्स? तो आजकल बस अगर मायावती के ज़माने में ख़ास तौर था, वो जिसको कहते अच्छा इसको सस्पेंड कर दो, बस आप सस्पेंशन हो गया। मतलब अंधेर नगरी हो गई थी उन दिनों। तो मतलब कौन सस्पेंड हो जाए कोई ठिकाना नहीं। अच्छे अफ़सर सस्पेंड हो जाते थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी में डिफरेंस तो देखने को मिल ब्यूरोक्रेसी में मतलब ये है कि यू हैव टू जस्ट कंप्लाई विद द ऑर्डर विदाउट अप्लाइंग योर ब्रेन। भाई आपका दिमाग मिल दिया है और बट आप आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अथॉरिटी तो पावर है ही, राइट। अथॉरिटी तो है ही, पर उस अथॉरिटी को वो सोचते हैं कौन ये मर रहा है तो मरने दो, मुख्यमंत्री को नाराज़ कौन करे? ये हिम्मत नहीं है। अब ये मतलब मैं देखता हूँ, बड़े उच्चतम स्तर पे भी देखता हूँ, लोगों को अपनी बात मंत्री से कहने का हक मतलब हिम्मत नहीं है। आज की तारीख में भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब नाम बताना ठीक नहीं होगा कि फलानी मिनिस्ट्री में मंत्री के सामने सेक्रेटरी की बोली नहीं खुलती। वो ये लोग अब आजकल एक नया ट्रेंड ये हो गया है कि ये माइंड रीड करते हैं कि हमारा जो मंत्री है या चीफ मिनिस्टर है वो क्या चाहता है। जो चाहता है उसके मुताबिक ये अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, बजाय इसके कि क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या जनहित में होगा इन हालात में। पैसिव कम्युनिकेशन ही हो जा रहा है, एक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। खुद ही वो समझ जा रहे हैं कि क्या वो एक चाहिए सबसे। सर्वाइल कम्युनिकेशन है। व्हेन यू नो व्हाट द मिनिस्टर वांट्स, यू नो व्हाट द चीफ मिनिस्टर वांट्स एंड अकॉर्डिंगली यू फीड हिम। बट ये लोगों के लिए तो, जो आम जनता है उनके लिए तो, बेहतरी के लिए तो नहीं है भला। उनकी बेहतरी कैसे होगी? उनकी बेहतरी की परवाह किसको है? अपनी नौकरी की परवाह है। और चूँकि चरित्र नहीं है, पैसा बना रहे हैं। जब पैसा आदमी बनाता है तो उसमें फिर चरित्र बल नहीं रहता। जो आदमी स्वच्छ छवि का होता है उसी में चरित्र बल होता है कि हम आपसे कह दें कि साहब ये बात है और ये मेरे ख्याल में आपकी सोच सही नहीं है। अब मतलब भाषा भी ऐसी बोले जो उनके गले के नीचे, बजाय इसके कहे कि आप बेवकूफ़ हैं या गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर ये जनहित में नहीं होगा, इससे शायद लोगों को नुकसान होगा या जन आंदोलन भी हो सकता है इसमें। सही समझा के उनको सही रास्ते पे लाए। इसकी हिम्मत नहीं है आजकल के ब्यूरोक्रेट्स में। अधिकांश, मैं कहूँगा अधिकांश। और मेरी जानकारी में एक मंत्रालय कम से कम ऐसा है सेंटर में जहाँ की मतलब बहुत एलिमेंट्री चीज़ें भी लोग नहीं कहते। बस वो उन्होंने जो कह दिया, फरमान दे दिया, उसको सुन लिया और किस चले आए। मंत्रालय की बात कर रहे हैं सर? हैं? किस मंत्रालय की बात कर रहे छोड़िए हैं? अब, उसको ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे। जी। सर, तो जो एस्पिरेंट हैं, जो आगे चलकर आना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी में, सर्विस में आना चाहते हैं, उनके लिए अगर एक सुझाव हो कि इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें, तो वो क्या सुझाव होगा आपकी तरफ से? देखिए, सुधार पहले तो आप अपना कैरेक्टर और अपना कॉन्डक्ट ठीक रखिए। यू कांट टॉक ऑफ रिफॉर्म एंड यू कांट टेक अ स्टैंड इफ योर हैंड्स आर नॉट क्लीन। ये बिल्कुल साफ बात है। एब्सोल्युटली। और अगर आपके दामन में दाग है और आप कहीं व्यभिचार कर रहे हैं, आप पैसे बना रहे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो साष्टांग होगा, पैर छुएगा। ऐसे भी अफसर हुए हैं जिन्होंने अपनी पिक कैप उतार के कह दी कि सर ये तो आपके पैर के पास है, आप जैसा कहिए वो हुक्म मैं मानूंगा। अब ये तो कौन सी बात हुई भाई? मुझको तो सिखाया गया था ट्रेनिंग में, और मैं बराबर यही हमेशा अकड़ के खड़े रहो अपने अफसर के सामने या नेता के सामने। और वो अगर कुर्सी ना दे तो कुर्सी खींच के बैठ जाओ। कभी होता है ना, प्लीज सिट डाउन कहा जाता है, नहीं तो प्लीज सिट डाउन ना कहे तो कुर्सी खींचो, बैठ जाओ और बात वही करो जो सत्य है और जो जनहित में है और जिसके लिए तुमने संविधान की कसम खाई है। पहले तो ये चरित्र होना चाहिए। अगर चरित्र स्वच्छ नहीं है तो आप कोई स्टैंड नहीं ले सकते। और चरित्र स्वच्छ है, देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सेक्रीफाइसेस।
मैं तो अब नौजवान अफ़सरों से कहता हूँ, अब मेरी बात सोचते होंगे कि प्रकाश सिंह अब पगला गए हैं रिटायरमेंट के बाद। मैं तो यही कहता हूँ, सिर पे कफ़न और जेब में इस्तीफ़ा, ये रख लो, उसके बाद देखो नौकरी कितनी अच्छी चलती है। मैंने तो अपनी जान की परवाह कभी नहीं की, कभी नहीं की। इसलिए नहीं कि मैं मतलब अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं प्यार करता हूँ, बल्कि मेरे दिमाग में कूट-कूट के मेरे पिताजी ने भर दिया था कि देखो, मरने का टाइम तो भगवान ने निर्धारित कर रखा है। उसके पहले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बट ऐस इस तरह के थॉट्स नहीं आते हैं कि मान लीजिए मुझे कुछ हुआ या नहीं हुआ, पीछे फैमिली भी तो है, मतलब उनके साथ भी तो कुछ हो सकता है। हाँ, नहीं, क्योंकि बहु जी, मेरे जी। फैमिली को पंजाब में था, तो मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही आई कि आपके बच्चों को किडनैप कर लिया जाएगा। ये रिपोर्ट आई और आपके घर पे रॉकेट अटैक होगा। ये रिपोर्ट आई, मतलब पंजाब इंटेलिजेंस ने मुझे वार्न किया कि साहब ये आपके खिलाफ आतंकवादी प्लान कर रहे हैं। उस समय आतंकवाद का बड़ा भयावह स्वरूप था। तो फिर मैंने अपने बच्चों को वार्न किया। एक बच्चा बैंगलोर में था, नौकरी कर रहा था, एक बच्चा धौलपुर में एसपी था। मैंने कहा, भई देखो, तुम तो एसपी हो यहाँ पे, तुम अपनी जान बचाओ और तुम खुद अपना इंतज़ाम करो। और उसके लिए मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस बैंगलोर को लिखा कि ज़रा इनके बच्चे की सुरक्षा की जाए। और अपनी सुरक्षा के लिए हमने बीएसएफ से कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए, क्या करना है, क्या करना है। पर ये इस तरह की स्थिति तो आती है, आपकी पत्नी, बच्चे, किसी किसी पे भी हमला हो सकता है। एक बार डेथ वारंट भी आई थी, एक चिट्ठी आई थी जिसको आप ही ने देखा था। एक बार ऐसा भी कुछ हुआ था? वो तो नागालैंड में हुआ था। जी, नागालैंड में हुआ था, वो भी कहानी है। मतलब बड़ी लंबी कहानी है वो, काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी चल चुकी है। जी। और संक्षेप में यही कहूँगा कि आतंकवादियों को जब ये लगा, मतलब नागा विद्रोहियों को कहिए, कि हमारे कैंप पे, एक ऐसा कैंप जहाँ पे करीब 300 नागा विद्रोही थे, और वो उस कैंप में जो विद्रोही आए थे वो सब चाइना से ट्रेनिंग लेकर आए थे। उनके पास चाइनीज़ हथियार थे, चाइनीज़ इक्विपमेंट्स थे और चाइनीज़ लिटरेचर था, सब कुछ था। उसको उस पे रेड कराने, उस भारत सरकार को ये चिंता थी कि ये कैंप कहाँ पे है। उसका पता मैंने लगाया। मैंने आर्मी के जनरल को, जो वहाँ नागालैंड में थे, जीओसी 8 माउंटेन डिवीज़न, उनको दिया। फिर हम दोनों ने मिलके ये डिटेल्ड प्लान बनाया, उस कैंप पे हमला हुआ। उस हमले में नागाओं को नुकसान हुआ और उनकी बड़ी भद्द हुई, और उनका जो चीन जो गए थे उसके बारे में हमें अकाट्य प्रमाण मिला। और उसको फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया ने चाइना से लिया। उन दिनों वो फ्रंट पेज न्यूज़ था एकदम, मतलब जी। अखबार के पहले पन्ने पे वो सब खबर आ रही थी कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। बाद में जब नागा विद्रोहियों को ये पता चला कि ये सारी योजना प्रकाश सिंह की है, तो फिर उन्होंने ये तय किया कि प्रकाश सिंह शुड बी किल्ड। और उन दिनों तो उनका बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट थी। नागा फेडरल गवर्नमेंट एक काम करती हुँ। थी, नागा आर्मी काम करती थी, सब विद्रोहियों की। तो नागा आर्मी का एक ख़ास इकाई थी, नागा सिक्योरिटी कमांड। और सिक्योरिटी कमांड का काम था यही पॉलिटिकल असैसिनेशंस करना, ट्रेन उड़ा देना, कहीं ब्रिज उड़ा देना, यही सब बस काम था, डिस्ट्रक्टिव काम। उसको हुक्म दिया गया कि प्रकाश सिंह शुड बी डन अवे विद। वो इत्तेफ़ाक की बात ऐसी थी, वो ऑर्डर की कई कॉपी थी, और हम चूँकि इंटेल इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे, वो एक कॉपी हमारे हाथ में आ गई। तो वो हाथ में आ गई, फिर मतलब फिर आगे की कहानी तो वही है कि अ, बड़ी लंबी कहानी है। मुझको दिल्ली बुलाया गया कि भई आपकी जान का खतरा है, और खतरा अपीयर्स टू बी वेरी रियल, तो आप कोहिमा वापस मत जाइए। आप यहीं दिल्ली में ही आप हैं, आपको पोस्टिंग दी जा रही है। आप कल दूसरे कमरे में अपना दफ़्तर, अपना यहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जा रही है, और आपकी पत्नी और बच्चों को हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। मेरे दिमाग में क्या आया मैं नहीं जानता, पर मेरे मुँह से निकल गया, "न सर, मैं वापस जाऊँगा, और मेरा विश्वास है, जाको राखे साइयाँ, न मार सके न कोई, तो जो होगा देखा जाएगा।" तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, पर उनका जब ये अफ़सर खुद रिस्क लेने को तैयार है, तो उन्होंने फिर, उन दिनों बुलेट प्रूफ वेस्ट बड़ी रेयर कमोडिटी थी। बुलेट प्रूफ वेस्ट हिंदुस्तान में बहुत कम होती थी। तो ये बॉम्बे को उन्होंने अपने डीआईजी से कहा, डायरेक्टर आईबी ने, कि एक बुलेट प्रूफ वेस्ट मंगाओ, प्रकाश सिंह को भेज दो। वो आई नहीं, कभी आई नहीं, पता नहीं। कुछ थोड़ी बहुत पुलिस की सुरक्षा मेरे लिए की गई। अब पुलिस की सुरक्षा का कोई मतलब नहीं वहाँ पे। वहाँ तो एक प्लेटून वगैरह ऐसे ही उड़ा दी जाती थी। पर ये है कि कुछ हमने बहुत सारा, एक क्या कहें, कैट एंड माउस का खेल खेलते रहे, और हम उनको डॉज करते रहे, वो हमको पकड़ने की कोशिश करते रहे। बीच में कुछ और ऐसी घटना हुई कि उनका ध्यान बँट गया,
प्रकाश सिंह से अन्यत्र ध्यान चला गया और 3.5 महीने का समय इस तरह निकल गया किसी तरह से, बिना किसी नुकसान के। जान के नुकसान के। जी, बिल्कुल। तो उस समय तो मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे। अगर मैं ये भी सोच सकता था कि ये कल को मैंने, बल्कि अपने एक मित्र थे मेरे, रमेश कपूर, जो अभी भी ज़िंदा हैं। हुँ, हम लोग की 70 साल से अधिक की दोस्ती है। उनको मैंने एक लाल स्याही से एक चिट्ठी लिखी थी, देखो मैंने मतलब उस दोस्त पे मुझे ज़्यादा विश्वास था बजाय इसके कि अपने परिवार के किसी सदस्य, अच्छा। जो बहुत अमीर भी था और ये था मैं जो कहूँगा वो कर देगा। जी, देखो मुझे अगर कुछ हो गया तो सावित्री का, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, मेरे बच्चों की शिक्षा वगैरह का ध्यान रखना मेरी जान का खतरा है। इस तरह मैंने एक अंतर्देशीय पत्र लाल स्याही से लिखा था। तो अभी जब आप उनसे मिलते हैं तो उस चिट्ठी के बारे में बातचीत होती है? हाँ, बातचीत अब क्या, बहुत पुरानी बात हो गई है, पर ये जी। है कि वो हमारे अभिन्न मित्र हैं। हम लोग एक-दूसरे से दिल खोल के बात करते हैं और अभी भी मतलब वो दोस्ती ऐसी पक्की है कि उनसे मैं कुछ भी कह दूँ वो करेंगे, वो मुझे कुछ कह दें मैं करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। सर, हम देख रहे हैं कि अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो क्वालिफ़ाई करते हैं यूपीएससी और जो सर्विसेज़ में भी आते हैं, एक रील कल्चर जो है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मी रील कल्चर। जी, सोशल मीडिया का टाइम है, तो हम देखते हैं कि जो ऑफ़िसर्स होते हैं, 3 गाड़ियाँ पीछे चल रही हैं, 3 गाड़ियाँ आगे चल रही हैं, उसकी वीडियो बनाई जाती है, वर्टिकल वीडियो, और उसको अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे डालते हैं। और उसपे व्यूज़ भी काफ़ी आता है, वो दिखाते हैं कि कितनी आलीशान ज़िंदगी है, और सब कुछ इस तरह से दिखाया जाता है उन ऑफ़िसर्स के लिए। और जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर उन फुटेजेस का इस्तेमाल हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है रील कल्चर को लेके, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है और मैंने, देखिए, मीडिया से मेरा इंटरेक्शन हमेशा होता रहा है, आज की कोई नई बात नहीं है। और रिटायरमेंट के 30 साल बाद आप मुझे बुला रही हैं। 30 साल बाद तो आदमी या तो कब्र में चला जाता है या वो भगवान के पास चला जाता है या उसको लोग भूल जाते हैं। तो क्यों बुला रहा है? अच्छा, मीडिया के प्रति मेरी हमेशा ये नीति रही, नेवर कल्टिवेट द मीडिया। मीडिया से कभी दोस्ती करके अपनी पब्लिसिटी कराने की बात कभी दिमाग में मेरे नहीं आई। मैंने हमेशा ये कहा कि अगर देखो, अगर तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारी ख्याति अच्छी है, तो मीडिया तुम्हारे पीछे भागेगा, जो मेरे साथ होता है। मैंने तो आपको यहाँ स्टूडियो, आज मैं समझता हूँ कई महीने बाद आया हूँ, मैं स्टूडियो जाना मैंने बंद कर दिया है। लोग बुलाते हैं, ऐसा नहीं बुलाते हैं, हर हफ्ते बुलाहट होती है, पर मैं शायद अब महीने में 1 बार कहीं गया तो गया। तो मीडिया को कल्टीवेट कभी मत करो और तुम्हारा काम और ख्याति ऐसी होनी चाहिए कि मीडिया तुम्हारे पीछे भागे, और तुम अगर अपनी पब्लिसिटी कराने की कोशिश करोगे, देन यू विल बी प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ मीडिया, और मीडिया ही तुमको एक दिन ऐसा मतलब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलेगा कि तुम्हारा सब सब भंडा फूट जाएगा और सारी तुम्हारी रेपुटेशन भी खत्म हो जाएगी। मैंने अपने टाइम में देखा था कि एक डीजी थे यूपी के, अब नाम बताना ठीक नहीं होगा, उन्होंने प्रेस वालों को बुलाया, सब दारू पर चली, खाना चला, गोश्त में नॉन वेजिटेरियन खाना, सब खूब लेविश खाना मिला सबको डिनर पे। उसके बाद सबको एक-एक पैकेट मिला, पैकेट में कुछ गिफ्ट थे। अब प्रेस वाले, मुझको बताया गया, मैं खुद तो नहीं सुना, कि मतलब गिफ्ट लेके जा रहे हैं और उसके बाद डीजी के विपरीत बात करते हुए जा रहे हैं कि अच्छा, ये देखो ऐसे चाहते हैं, हम लोग को खरीदना चाहते हैं, अभी अभी साले को कुछ मौका मिलेगा तो अभी अभी उसको इसकी इसकी पोल खोलेंगे कुछ, मतलब। तो मीडिया को कभी खरीदने की कोशिश नहीं करना चाहिए, मीडिया को कल्टीवेट कभी नहीं करना चाहिए, मीडिया आपको बुलावे तो अवॉइड भी नहीं करना चाहिए। ये भी मेरा फर्म है। अगर मीडिया, अब मुझे याद है, मैं उन दिनों डीजी बीएसएफ था। ये न्यूज़ ट्रैक में अभी भी मिल जाएगा, पुराना न्यूज़ ट्रैक अगर कोई देखिए आप। ह्यूमन राइट्स पे उनको एक न्यूज़ ट्रैक का पूरा एपिसोड बनाना था, 15-20 मिनट के, आधे घंटे का होता है। तो वो न्यूज़ ट्रैक शुरू ही इसी बात से होता है कि साहब, इस विषय पे हमने आर्मी ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स और कई, मतलब बहुत लोगों से ट्राई किया, पर कोई हमसे इस विषय पे बात करने को नहीं तैयार हुआ। उन दिनों कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाज़ अ बिग इश्यू। फिर उनका इस विषय पे हमसे केवल डीजी बीएसएफ बात करने को तैयार हुए हैं, इसलिए हम उन्हीं का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो वो पूरा एपिसोड में जो कुछ पहले मेरी व्यूज़ लेते हैं, उसके बाद कुछ मतलब ह्यूमन राइट्स से संबंधित कोई घटना दिखाते हैं। पूरा आधे घंटे का यही है। तो मेरा, ना तो उनको कल्टीवेट करो, ना तो उनको अवॉइड करो। जो बातें सही हैं उसको प्रस्तुत करो, बताओ। और अपने जिस तरह से ग्लोरीफाई कर दिया गया है सर्विस को, वो ग्लोरिफिकेशन भी कहीं न कहीं ठीक नहीं है। नहीं, ग्लोरिफिकेशन की बात तो होनी ही नहीं चाहिए भाई, जो सत्य है वो बताओ, और जहाँ गलती हो जाए उसको मान लो कि हमारे आदमियों से ये गलती हुई है, नाउ आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट। अब बिहाड़ा में बीएसएफ वालों ने मार दिया, 10-15 आदमी मर गए। अब
सारी दुनिया परेशान कि क्या अब प्रेस से लोग भागने लगे कि प्रेस क्या छापेगा? प्रेस हमारे पास आए, हमने उनको इंटरव्यू दिया बिजबिहाड़ा के बारे में। हाँ, हमारे आदमियों से गलती हुई है, परंतु गलती किन परिस्थितियों में हुई ये तो बताएँ हम। वो हमने बताया कि बिजबिहाड़ा के आदमी कितने निरंकुश हो गए थे, कितने ज़्यादा आतंकवाद के समर्थक हो गए थे। जैसे एक घटना आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था उस ज़िले का, उसको आतंकवादियों ने एक जगह क्या किया, रास्ते में उसकी गाड़ी रोक ली। उसके टाई पकड़ के जैसे कि कहा कि साहब आपकी इसी टाई से गर्दन कस देंगे, यहीं आप ख़त्म हो जाएँगे। गर्दन तो नहीं कसा, पर वो बेचारे काँपते रहे, क्या होगा, क्या होगा? फिर उनको छोड़ दिया और कहा कि अब आप यहाँ से पैदल जाइए अपने ज़िले। उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गाड़ी से उतरवा के उनकी गाड़ी रख लिया, उनको धमकाया और उनसे कहा पैदल जाइए अपने ज़िले मुख्यालय। किस साल की बात है ये? ये 92-93 की बात है। हुँ। तो बिजबिहाड़ा में उन दिनों एक बड़ी भयंकर घटना हो गई थी, मतलब जिसमें बीएसएफ के हाथों बहुत आदमी, तो बीएसएफ पे भी इस तरह बीएसएफ का एक आदमी कहीं ड्यूटी दे रहा था। अब अकेला आदमी ड्यूटी, संतरी ड्यूटी तो अकेली होती है, वो पीछे से कहीं गोली मार दिया, गोली मार के भाग गए। मतलब बिजबिहाड़ा के आदमियों की आतंकवाद से जुड़ी बहुत सारी घटनाएँ थीं। मैंने बताया कि देखिए इसलिए हमारे आदमी भी तपे हुए थे कि भाई तुम हम मतलब मुसीबत कर रखी है तुम्हारा, कभी यहाँ मार दे रहे हो, कभी डीएम को मार दे रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। उनको मौका मिला, वो जुलूस बना के श्रीनगर जा रहे थे। इन्होंने रोकने की कोशिश की, नहीं रुके तो उनको धाएँ, धाएँ, धाएँ मार दिया। तो आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हो गया। जिसमें निर्दोष लोगों की भी जान गई। हाँ, अब निर्दोष कहिए या जो कहिए, अब प्रोसेशन में जा ही रहे थे, पर ये है कि वो लोग उन घटनाओं से संबंधित नहीं रहे होंगे जिनकी हमें शिकायत थी। क्योंकि निर्दोष लोगों की जान कहीं हाँ, पे भी जाना सही नहीं है हाँ, तो बिल्कुल। वो सही नहीं है, तो वहाँ एक मुसीबत आ गई। तो लोग, जब प्रेस मेरे पास आया, तो मैंने प्रेस को भगाया नहीं। मैंने कहा हाँ, मुझसे गलती हुई है, हमारे कर्मी से गलती हुई है, उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उनको दंड दिया जाएगा, वो अलग बात है। परंतु गलती किन परिस्थितियों में हुई, वो भी आप समझने की कोशिश करें। वो भी आके एक ह्यूमन बीइंग्स है, उनके ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन रिएक्शंस हैं, उनको आप रोज़-रोज़ कहीं आप परेशानी करिएगा, कहीं कहीं किसी को मार दीजिएगा, किसी को कुछ कर दीजिएगा, तो फिर वो भी मौका मिलने पे अपने भड़ास निकालेंगे। तो लेकिन वो ये भी देखना ज़रूरी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर लॉ मेंटेन रहे। मतलब वो वही वही पर हमारी जो नाराज़गी है वो कानून के दायरे के अंदर होनी चाहिए। हम करेक्ट, लोग डिसिप्लिन फ़ोर्स हैं। हम करेक्ट। आई मीन वी कांट बिहेव लाइक द टेररिस्ट। वरना फिर अंतर क्या रह जाएगा जब हाँ, मासूम ही की जी। मौत होने लग जाएगी। अब मैं तो मैं उसके बिल्कुल, जो सोशल मीडिया से जो पब्लिसिटी का जो ट्रेंड चल रहा है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, उसकी मैं आलोचना करूँगा। सेल्फ पब्लिसिटी तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आप में काबिलियत है, आपका काम अच्छा है, तो आप देखिएगा प्रेस आपके पीछे भागेगा और आपकी सही पब्लिसिटी होगी। जी। सर पुलिस रिफ़ॉर्म की बात करते हैं क्योंकि हमने पुलिस के ऊपर काफ़ी सारी बातें की, आप कोर्ट गए, केस काफ़ी लंबे समय तक चला, फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट भी आई, लेकिन हम अभी भी देखते हैं बहुत मतलब स्टेट्स जो है वो उन नियमों को लागू नहीं करना चाहता है। तो कहाँ गैप लग रहा है आपको कि देखिए, कहाँ? गैप ये है, किसी ज़मींदार से कहिए कि आप ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट में अपनी सहमति दे दीजिए और उस बिल पे दस्तखत कर दीजिए, तो वो करेगा? कभी नहीं करेगा। यही हाल है। आज की तारीख में एग्ज़ीक्यूटिव की, और एग्ज़ीक्यूटिव के क्या मतलब होते हैं? पॉलिटिकल क्लास, राजनैतिक वर्ग और ये ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों मिलके एग्ज़ीक्यूटिव बनते हैं। एग्ज़ीक्यूटिव का आज की तारीख में नहीं, 1861 से एग्ज़ीक्यूटिव का शिकंजा पुलिस पे चला आ रहा है। मैं शिकंजा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, नियंत्रण तो होना चाहिए। पुलिस को आप स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। पुलिस के ऊपर एग्ज़ीक्यूटिव का नियंत्रण होना चाहिए, पर नियंत्रण एक चीज़ है और स्ट्रैंगल होल्ड दूसरी चीज़ है। आज की तारीख में स्ट्रैंगल होल्ड है। स्ट्रैंगल होल्ड इस मायने में है कि आपने हमारी बात नहीं मानी, आप सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपकी ज़िंदगी में मुसीबत में डाल दूँगा। आपको मैं ऐसी जगह पोस्टिंग करूँगा कि आप रो दोगे, या आपको पोस्टिंग नहीं दूँगा। ये भी होता है आजकल, पोस्टिंग नहीं दीजिए। कई अफ़सर हैं जो बिना पोस्टिंग के इधर-उधर, मतलब साल भर किसी अफ़सर को आप पोस्टिंग ना दीजिए, तो उसके माने क्या है? उसके पास अर्दली नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास टेलीफ़ोन नहीं है, या अगर है भी तो बिना मतलब रोज़ आदमी मिलने आएगा, "सर आप क्या कर रहे हैं?" "नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे।" अरे! खाली बैठ के भी एक आदमी, मेंटल स्ट्रेस हाँ, इट्स ह्यूमिलिएशन है। तो आज के आदमी जो हैं, मतलब आज के जो नेता हैं, इस तरह के दंड देते हैं अधिकारियों को। तो मतलब ये सब ख़त्म होना है। मतलब अधिकारी के मन में ये भावना होनी चाहिए कि अगर मैं सही काम कर रहा हूँ, पहली बात तो मुझे कानून की या नियमों की सुरक्षा होनी चाहिए, और कोई आदमी हमें अनायास
हमारे टर्म से पहले हमें ना हटा दे। अगर हम डीजीपी के पद पे बैठे हैं, तो जैसे मैंने कहा ना कि मुझको इट वाज़ द अल्टीमेट इन ह्यूमिलिएशन, दिस आर द वर्ड्स ऑफ इंडिया टुडे। तो आप एक तरफ तो तारीफ़ कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, दूसरी तरफ उस आदमी को निकाल भी रहे हैं। ये कौन-सी विसंगति है? मतलब आई शुड हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 इयर्स एंड यू शुड नॉट बी एबल टू रिमूव मी बिफोर दैट, अनलेस नहीं। हाँ, मैं कोई ऐसे मोरल टर्पिट्यूड हो जाए, कोई करप्शन की बात हो जाए, कोई और हम ऐसा जघन्य कृत्य करें जो आपराधिक कृत्य माना जाएगा, तो हमें आप ज़रूर हटा दीजिए, उसके लिए अलग से प्राविधान है। बट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, सामान्य परिस्थितियाँ चल रही हैं और आप कह दी नहीं हमने आपको हटा दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब पुलिस रिफ़ॉर्म की जो बात मैंने की थी वो ये था कि कुछ संस्थागत परिवर्तन ऐसे होने चाहिए जिससे कि पुलिसकर्मियों की मतलब जो अपना विधि और विधान के मुताबिक काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा रहे इस बात से। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम वर्क में सेपरेशन हो जाए, डीजीपी का फिक्स टेन्योर हो, पुलिस के विरुद्ध जो शिकायतें हों उसकी एक कंप्लेंट्स अथॉरिटी द्वारा उसकी जांच हो, बट वो केवल सीरियस मिसकंडक्ट के मामलों में ही। फिर पुलिस अधिकारियों को अपने कर्मियों पर कहाँ पोस्टिंग करें उसमें कुछ उनमें उन्हीं का से होना चाहिए। कम से कम अपने डिप्टी एसपी के रैंक तक तो जहाँ चाहे तहाँ वो मतलब पुलिस का नेतृत्व उन्हें पोस्ट करे, और उसके ऊपर भी जो अधिकारी हैं उनके बारे में संस्तुति दे, और संस्तुति को अगर सरकार रिजेक्ट करती है तो अपना कारण बताए क्यों। मतलब ये सब सुधार में हमारे यही मुख्य बिंदु थे, और ये मुख्य बिंदु कोई ऐसा नहीं कि मैंने इनका ईजाद किया या ये मेरे दिमाग से निकले हैं। मैंने 30-40 साल में जितनी रिपोर्टें हैं पुलिस से संबंधित सबको पढ़ा और सबका निचोड़ निकाला, और ये मुख्य तौर से नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशंस ही उसका मेरे पिटीशन का आधार बनी। तो मैंने वही काम किया जो अलग-अलग कमीशंस ने अलग-अलग समय में कहा, और मैंने जो फाइनल जो सबमिशन दिए सुप्रीम कोर्ट में उसमें यही दिखाया कि मैं ये बातें माँग रहा हूँ, और ये जो बातें मैं माँग रहा हूँ इसको अलग-अलग समय पे किन-किन कमीशंस ने सपोर्ट किया है। तो वो बात सुप्रीम कोर्ट को बहुत जची। भाई सब लोग तो वही बात कह रहे हैं जो प्रकाश सिंह इस पिटीशन में माँग रहा है, तो फिर उन्होंने सारी बातें मेरी मान ली। तो अब वो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास का ये गठजोड़ है। ये लोग नहीं चाहते कि पुलिस से हमारा नियंत्रण हटे, और वो चाहते हैं कि पुलिस हमारे कंट्रोल में रहे, और पुलिस को हम जैसा भी काम कहें, सही हो, गलत हो, कानूनी हो, गैर कानूनी हो, संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, वो उसका पालन करें। ये बात हम चाहते हैं, ये स्थिति ख़त्म हो। और मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में जो है वो व्हाट वी हैव टुडे रूलर्स पुलिस, जो शासक बोलता है वही पुलिस करती है, और नहीं करेगी तो फिर उनके खिलाफ ऐसे प्रावधान है कि वो आपकी ज़िंदगी नरक कर देंगे। इसके बजाय हमें संवैधानिक सुरक्षा हो कि हम अगर सही काम कर रहे हैं तो आई विल बी प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली एंड आई कैन गो टू ए कोर्ट इफ नेसेसरी। बिल्कुल। तो अब ये पॉलिटिकल क्लास और ब्यूरोक्रेसी का जो ऑपोजिशन है दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में इसमें सुधार हो, क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया है बट ज़मीनी हकीकत भी उससे मिलती-जुलती हमें दिखे। तो इसमें जनता का सपोर्ट आने की ज़रूरत है, और जनता का सपोर्ट अभी कम आ रहा है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ पुलिस अधिकारियों से जो आप में जो कमियाँ हैं उसको दूर करिए। क्योंकि इसमें मुझे मतलब मैं अपनी बात कहना चाहूँगी, कई बार हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भी जिस तरह से ट्रीट करते हैं, या पुलिस की तरफ से भी जिस तरह का बिहेवियर होता है आम जनता को लेके, आम जनता के मन में भी एक डर है। तो इसीलिए मैं पुलिस अधिकारियों से कहता हूँ कि सेट योर हाउस इन ऑर्डर। राइट। आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाइए, आप जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करिए, आप उनकी रिपोर्टें दर्ज करिए, उनको ये लगना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई, और अगर कार्रवाई अपर्याप्त हुई तो कोई बात नहीं, पर उसको ये लगना चाहिए कि इनके पास जो भी संसाधन है उनका उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। इनके पास सीमित जनसंख्या है इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाए, पर इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये अगर कंप्लेनेंट के दिमाग में ये विश्वास हो जाए तो उसके मन में शिकायत नहीं रहेगी। बिल्कुल, पर पुलिस अभी से तो डरे ये नहीं, पुलिस हमारे लिए है, ये सोचे जनता। हाँ, कि ये हम जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे जब अस्पताल में आदमी जाता है तो एक विश्वास की भावना से जाता है कि डॉक्टर हमको मिलेगा, कुछ नहीं हो तो कुछ इंजेक्शन देगा, कुछ टैबलेट देगा, कुछ पट्टी लगाएगा, कुछ तो करेगा। साइकोलॉजिकल भी होता है वो चीज़। और वो उससे हमें फ़ायदा ना हो तो बाद में देखेंगे, पर ही कम्स बैक सैटिस्फाइड कि चलो हमारा इलाज हुआ। राइट। इसी तरह एक जब थाने में जाता है तो उसके मन में यही भावना होनी चाहिए कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, जहाँ हमदर्दी से बात सुनी जाएगी, जहाँ हमारे साथ पैसा रिपोर्ट लिखने के लिए पैसा नहीं मांगा जाएगा, अगर हम लेडी हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, या हमारे साथ ऑकवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे,
और हमारी पूरी प्राइवेसी और हमारी डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए हमसे सवाल पूछा जाएगा। ये भावना जिस दिन हम पैदा कर देंगे, उस दिन हम जनता का विश्वास जीत लेंगे, और जिस दिन हम जनता का विश्वास जीत लेंगे, उस दिन रिफ़ॉर्म्स ये नेताओं के बाप लागू करेंगे, नहीं तो ये जनता उनके सिर पर सवार हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा वक़्त जल्द ही आए। नहीं, बिल्कुल मतलब होना चाहिए, और इसके लिए पुलिस विभाग को प्रयास करना है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं सर रिफ़ॉर्म्स नहीं लागू हो रहा है। अरे रिफ़ॉर्म्स नहीं लागू हो रहा तो क्यों नहीं लागू हो रहा है? ये आपको एक प्लेट पे नहीं मिलेगा कि ये लीजिए सर ये रिफ़ॉर्म्स लागू हो गए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत आपको अपने, मैंने कहा ना, सेट योर हाउस इन ऑर्डर, अपने घर को ठीक करो, अपने व्यवहार ठीक करो, जनता का विश्वास जीतो, तो अपने आप ये धीरे-धीरे लागू हो जाएगा। जब अभी हम पुलिस और जुडिशरी एक तरफ है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास है। हम अगर जनता को भी इसमें ले लें, जिस दिन हम जनता, हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा और हम ये लड़ाई जीत जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब हम यूपीएससी प्रिपरेशन पर आते हैं और फिर इस इंटरव्यू को ख़त्म भी करेंगे। तो वैसे बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अभी यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ हैं, वो अब चल रहे हैं। जनवरी-फरवरी में इंटरव्यूज़ होते हैं। आपके इंटरव्यू को काफ़ी साल हो गए होंगे, लेकिन आपकी तरफ से मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो एस्पिरेंट हैं, जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं जो एस्पिरेंट, उनके लिए अगर कोई सुझाव हो और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, अगर आपको याद हो कि आपसे क्या-क्या सवाल पूछे गए थे और कैसा रहा था आपका इंटरव्यू? देखिए क्या-क्या सवाल पूछे गए थे वो तो मुझे भी बहुत कुछ भूल गया है। पर ये भी मैं बता दूँ, यूपीएससी बोर्ड में मैं कई साल था एज़ ए मेंबर। एक जी। एक्सपर्ट को बुलाते हैं ना, जी, जी। तो कई साल मैं गया, उसके बाद मैं बोर हो गया। मतलब ये दिन भर बैठे रहो, लड़कों से सवाल पूछते रहो, काफ़ी बोरिंग हो जाता है। फिर मैंने जाना छोड़ दिया और उन्होंने बुलाना भी बंद कर दिया। तो पर वह 5-6 साल या 7 साल में बराबर हर साल मुझे बुलाते थे एज़ तो यूपीएससी एज़ के एन इंटरव्यू में क्या एज़ ए टेस्ट पुलिस करते हैं? एक्सपर्ट। जी। देखिए वहाँ पे मोटे तौर से मैं कुछ बातें कहूँगा। जैसे एक तो आपको नेचुरल होना पड़ेगा। कोई ये ना लगे कि आप बहुत मतलब यू आर ट्राइंग टू अपीयर एक्स्ट्रा स्मार्ट और ट्राइंग टू शो ऑफ योर पर्सनैलिटी, कुछ नहीं। यू शुड बी एब्सोल्युटली नेचुरल। कपड़ा वगैरह भी आप जैसा डिसेंट कपड़ा पहन के जाइए, कुर्ता पैजामा पहन के तो नहीं जाइए, पर डिसेंट कपड़ा पहन के जाइए, और अच्छे शेड का कपड़ा हो जिसमें आप सोबर लगें सब कुछ। उसके बाद वंस आप एक बार बोर्ड में जाइए तो उसके बाद यू शुड लुक नेचुरल, ठीक है। दूसरी बात, जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसमें एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर आपको नहीं आता है तो साफ-साफ मना कर दीजिए। जितना आता है उतना ईमानदारी से बता दीजिए और कहिए इससे ज़्यादा मुझको इसके बारे में नहीं मालूम है। वहाँ जितने बैठे हैं करीब कम से कम 5 आदमी तो होते ही हैं। अब आजकल मुझे नहीं मालूम कितना है। एक बीच में चेयरमैन होता है, 2 आदमी इधर, 2 आदमी इधर, या 3 आदमी इधर, 3 आदमी इधर, इस तरह रहता है। अच्छा, कुल 5-6 आदमी जितने, उन सब मिला के उनका सामूहिक जो नॉलेज है वो आपसे कहीं ज़्यादा है। देयर कलेक्टिव विज़डम इज़ फार मोर देन योर्स। आप कितने भी स्मार्ट हो, इसलिए उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। जो नहीं आता है बता दीजिए, और जितना आता है उसको ईमानदारी से बताइए, और बी एब्सोल्युटली नेचुरल। तो बड़ी सिंपल तरीका है ये। लोग क्या करते हैं, अब जो नहीं आता है फिर भी उसमें दिखाना चाहेंगे कि नहीं हमें आता है। उसमें फिर आपने अगर गलती कर दी तो दैट इज़ वर्स। आप जितना बोलिए सही बोलिए और टू द पॉइंट बोलिए, पोलाइटली बोलिए, अपने फ्लुएंट में बोलिए, फ्लुएंट भाषा में बोलिए, हिंदी में हो चाहे अंग्रेज़ी में हो, और स्वाभाविक लगिए। और कुछ मैं तो कहूँगा, अगर आप इसी तरह जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें कुछ बनने की कोशिश मत करिए, कुछ शो ऑफ करने की कोशिश मत करिए। बोर्ड जो है यूपीएससी बोर्ड, वो किसी एस्पिरेंट से इंटरव्यू में क्या टेस्ट करते देखिए हैं? आजकल तो बड़ा आसान तरीका हो गया है। मतलब मैं जब जहाँ तक जानता हूँ, जैसे अगर आप देखा कि लड़का घबरा रहा है, या लड़का या लड़की जो भी है, तो लोग कहते हैं अच्छा थोड़ी देर, आधे मिनट रुक जाइए, पानी रखवा देंगे, पानी पी लीजिए, चाय मंगा, ये भी पूछ लेते हैं चाय मंगाते नहीं, चाय मंगा दें। तो पहले तो जब हम लोग थे तब दूसरा था, एटीट्यूड था। ऐसा सवाल पूछेंगे, एक ने पूछा, दूसरे ने उसी से पूछ दिया, तीसरे ने पूछ दिया, और आपसे ये उम्मीद की जाती थी कि आप भूलिए मत किसने क्या क्या पूछा, सबके सवाल का जवाब दीजिए। कोशिश ये होती थी हमारे ज़माने में कि आपको नर्वस करें, और फिर आप कितने टफ हैं कि यू कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ इंटरव्यू। पहले तो ये था कि लड़के को नर्वस करो और उसको ऐसे सवाल पूछो कि वो जवाब ना दे पाए। देखो जरा घबरा उसका जाए। मेटल कितना है, मजबूत है। अब तो ये है कि नहीं भैया, लड़का आ रहा है, उसको पहले उसको रिलैक्स होने दो। अगर वो घबराया है तो उसको थोड़ा सा बैठा दो, पानी पिला दो, अच्छा ज़रा सुस्ता लीजिए, और उसके बाद एकदम सरल सवाल, पेडेस्ट्रियन सवाल, इतने सरल सवाल पूछेंगे
फिर देखेंगे जैसे वो जवाब देता जा रहा है, फिर उसको धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँगे और मुश्किल सवाल पूछते चले जाएँगे। तो उसको समझने की ज़रूरत है और उसमें धीरे-धीरे आप भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाइए और बट यू शुड लुक रिलैक्स्ड, यू शुड लुक नेचुरल एंड यू शुड लुक कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, बस। बिल्कुल सर। सर हम देखते हैं कि कई एस्पिरेंट्स जो हैं वो सालों-साल इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। 6 साल, 7 साल, कई साल प्रिपेयर करते हैं और वो फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उन एस्पिरेंट के लिए जो फेलियर को नहीं हैंडल कर पाते, उनके लिए क्या सजेशन होगा आपकी तरफ से? देखिए फेल्योर को नहीं हैंडल कर पाना, देखिए या फिर आसान भाषा में कहूँ तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर फेलियर मिलता है, जो फेलियर डिसाइड किया गया है कि अगर आप क्वालीफाई नहीं करते हैं तो वो फेलियर है, उससे कैसे अपने आप को बचाया जा सके? मैं ये कहूँगा कि देखो, ईश्वर में विश्वास रखो। तुम्हारी काबिलियत कितनी भी हो पर किस विभाग में तुम जाओगे वो बहुत कुछ भाग्य पे निर्भर करता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कुछ लड़के या लड़की जो बहुत ब्रिलियंट हैं और जिनको मेरा असेसमेंट था कि ये क्वालीफाई बिल्कुल कर जाएँगे सिविल सर्विसेज़ में और शायद फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो सेकंड, थर्ड में तो आ ही जाएँगे। वो 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं आए और उनसे कम क्वालिफ़ाइड लड़के या कम ब्रिलियंट लड़के आ गए। इसमें कहीं न कहीं भाग्य की रेखा है जो, तो मैं कहता हूँ हो सकता है यू आर मेंट फॉर समथिंग डिफरेंट एंड मे बी टर्न आउट टू बी बेटर फॉर यू। कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सी जीवन में बहुत सी घटनाएँ ऐसी होती हैं जो उस समय तो आपको बड़ा सदमा लगता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया या ये कैसे हो गया। पर बाद में लगता है कि अरे इससे तो हम अब आई एम मच बेटर ऑफ जहाँ पे मैं हूँ। अब जैसे छोटा-सा उदाहरण, मेरा ही बेटा था, वो भी बैठा, वो भी आईपीएस में आ गया। अब मैं चाहता था कि मेरी तरह वो भी यूपी उसको भी अलॉट हो जाए, उसको यूपी नहीं अलॉट हुआ, शायद यूपी माँगने वाले और लोग थे, वो दूसरे राजस्थान कैडर में अलॉट हो गया। तो मुझे थोड़ा निराशा हुई कि देखो दूर रहेगा लड़का और कहीं और चला गया, वहाँ हम किसी को जानते भी नहीं हैं। पर अब मैं सोचता हूँ बड़ा अच्छा हुआ, उसके हित में था, राजस्थान इज़ अ गुड कैडर और यूपी में मेरे जाने के बाद तो मतलब ऐसी अराजकता हुई है प्रदेश में कि अब उसका बयान करना करना आवश्यक नहीं है, पर मैंने सोचा कि इन हालात में तो पुलिसकर्मी का काम करना कितना मुश्किल है। जहाँ जब चीफ मिनिस्टर बेईमान है, आपके मंत्री बेईमान हैं, सब लूट रहे हैं, क्या कहें माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे-ऐसे हमारे यहाँ सरकारें बनी हैं जो माफिया, मैंने कहा बड़ा अच्छा हुआ मेरा बेटा इस वातावरण में नहीं रहा। बाद में मुझे लगा कि नहीं, एक अच्छा हुआ जो राजस्थान कैडर में गया हो। तो इस तरह जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं जब जब घटित होती हैं तो आपको लगता है कि देखो ये ऐसा क्यों हो गया? ऐसे मतलब अदरवाइज़ होता तो अच्छा होता, पर बाद में लगता है कि नहीं जो हुआ वो भगवान ने किया और अच्छा किया। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज या कोई सुझाव हो तो वो कैमरे में देख के आप वो सुझाव दे दीजिए। देखिए बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में जो भी तैयारी कर रहा है उसको मैं एक सलाह ये दूँगा, जैसे कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आपके टैक्टिक्स क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आपकी अगर स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स अच्छी है तो आप अपने से बड़े दुश्मन और अपने से शक्तिशाली देश को हरा सकते हैं। तो ये इसी तरह ये सिविल सर्विसेज़ का इम्तिहान भी कुछ ऐसा ही हो गया है। आप अब मैं मुझे याद है कुछ लड़के कहते थे, अब मैं भी इम्तिहान में बैठ रहा था, मैं करीब 8 घंटे रोज़ पढ़ता था। तो कोई मिले, मैं तो कुछ कल 14 घंटे पढ़ा, मैं तो रात को नहीं सोया, मैं 15 घंटे पढ़ा, कोई कहता 16 घंटे पढ़ा। तो मैं बड़ा नर्वस हो जाता था कि भई ये लड़के तो मुझसे दुगना पढ़ रहे हैं या डेढ़ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये लड़के आ जाएँगे, हम तो रह जाएँगे। पर हुआ ये कि मैं तो आ गया और मैं टॉप भी कर गया और ये इनका कहीं पता ही नहीं चला। तो पढ़ने में आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना चाहिए, उसको कितना समय देना चाहिए, इसको तुम्हें बहुत इसकी इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मतलब ज़्यादा घंटे पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या पढ़ा जाए और उसको कितना समय दिया जाए और क्या-क्या पढ़ना ज़रूरी है। अब तो देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा बदल गया है, पर जनरल स्टडीज़ पे बहुत ज़ोर है। सारे पर्चे एक छोड़ के बाकी सारे पर्चे जनरल स्टडीज़ के हो रहे हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो जनरल स्टडीज़ के मतलब है आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री भी आती हो, थोड़ा ज्योग्राफ़ी आती हो, थोड़ा एस्ट्रोनॉमी भी आती हो, थोड़ा बायोलॉजी भी आती हो, थोड़ा साइंस भी आता हो, थोड़ा मैथमेटिक्स भी आता हो। सब चीज़ों का थोड़ा-सा एक हाई स्कूल लेवल तक का मैं कहूँगा, जो जानकारी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए।
हाई स्कूल लेवल की, और उसके बाद अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब एक जनरल कॉम्प्रिहेंशन हर विषय का, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे वो कंबोडिया थाईलैंड की लड़ाई हो, चाहे वो यूएस की टैरिफ पॉलिसी हो, चाहे वो पेरू के बारे में हो या वेनेजुएला के बारे में हो, हर विषय पे थोड़ा-थोड़ा तुम्हें को मालूम होना चाहिए कि कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, या अलग-अलग विषयों के बारे में जानकारी होनी। तो कोई स्टार्स के कॉन्स्टेलेशन के बारे में पूछे तो भी थोड़ा बहुत, यू शुड हैव, आई विल से, हाई स्कूल नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो अपना तुम मतलब ज्ञान का जो क्षितिज है तुम्हारा बड़ा विस्तृत होना चाहिए, और हर विषय के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, जो तुम्हारे विशेष विषय हैं उसके बारे में स्पेशलिस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। बट एक जनरल कॉम्प्रिहेंशन, ये नहीं कि भाई मैं तो बस अपना मैंने बायोलॉजी पढ़ी है उसके बाद कुछ और पूछोगे, तो हमको ये भी नहीं मालूम कि हुमायूँ बाप था या बाबर बाप था कौन, ये भी हमें नहीं मालूम। तो you should have a good general understanding of various subjects which are generally talked about. जी। हुँ, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और आई होप जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो देखेंगे उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा, आपके टेन्योर के बारे में जानेंगे और वो सीखेंगे कि जब उनके सामने इस तरह की सिचुएशन आए तो उसको कैसे हैंडल करना है, और एग्ज़ाम के लिए जो एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीख पाएँगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने ठीक हमें है, टाइम दिया। नमस्कार। थैंक यू।